अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज फैसले की घड़ी है क्योंकि आज है 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले। और इनको फैसले भी वैसे क्या कहा जाए, सबको ही पता है कि सज़ाएं ही सुनाई जाएंगी। तो ये फैसले महफूज हुए थे 2 रोज़ कबल और आज के दिन का ऐलान कर रखा है कि जी 2 बजे फैसले सुनाए जाएंगे। तो लेट्स सी क्या फैसले आते हैं, लेकिन ख़बर यही है कि सज़ाएं ही सुनाई जाएंगी और पीटीआई की ख़वातीन भी इन मुकदमात में मुल्ज़िमान हैं नामज़द। तो इनको भी सज़ाएं सुनाए जाने का इम्कान है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जनाब उलमाए कराम जो हैं वो आ गए हैं हरकत में और एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वजह क्या बनी, तफसील बताते हैं आपको। एक्सटेंशन के हवाले से जो गुफ्तगू शुरू हो चुकी है मुल्क में, उसके ऊपर फैसल वावडा साहब का भी एक ट्वीट आया है। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ कह रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। फील्ड मार्शल साहब ने जी बात की है ओवरसीज़ कम्युनिटी से अमेरिका में और उनके खिताब के कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जी पीटीआई का जो एहतजाज है मुख्तलिफ ममालिक में वो भी जारी है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से, क्योंकि जी 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला, 2 मुकदमात का फ़ैसला महफूज हुआ था और आज के दिन ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये फ़ैसला जो है बेसिकली 2 मुकदमात थाना शादमान को जलाने के और उसके साथ साथ राहत बेकरी पर जलाओ घिराव के मुकदमात हैं, जिनमें पीटीआई की मुतादिद ख़वातीन रहनुमा भी नामज़द हैं। तो इनके ऊपर आज फ़ैसले सुनाए जाएंगे। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जैसे पहले 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो कुछ इसी किस्म का फ़ैसला आएगा। और पीटीआई के लिए अगेन ये कोई अब शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, इसलिए कि उन्हें पता है कि जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है और वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि यही फ़ैसले आने वाले हैं। लेकिन ये एक हकीकत है अपनी जगह कि ये अपनी नौयत का एक मुनफरद इंतकामी निज़ाम चल रहा है कि जहाँ पर ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इस तरह का मामला इससे पहले नहीं देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में सियासी रहनुमाओं को, वर्कर्स को इतनी इतनी लंबी सज़ाएं सुनाई गई हों, जो कि इस वक्त ये देखा जा रहा है। तो ये भी तारीख़ का एक अलग ही बाब लिखा जा रहा है। और ये ख़वातीन बहुत सारी तो इनमें से ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल सपोर्टर्स थी पीटीआई की और कोई प्रॉपर सियासतदान भी नहीं थी, घरेलू ख़वातीन थी। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि सपोर्टर्स थी तो एहतजाज वगैरह में शामिल होती थी या मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती थी। लेकिन अब इनको इस तरह से जेलें काटने का बाकायदा एक हुनर सिखा दिया गया है। मेरी उस दिन आलिया हमज़ा साहिबा से बात हो रही थी, जब मैंने उनका लास्ट टाइम इंटरव्यू भी किया, तो मैंने उनसे यूं ही पूछा बाय द वे कि क्या इससे पहले उन्होंने कभी जेल काटी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो कभी कोई एफआईआर, कोई थाने की शक्ल ही नहीं देखी थी इससे पहले, जो कि इस वक्त डायरेक्टली इन्हें जब पकड़ा गया 9 मई के मुकदमात में और उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 साल उनको जेल में रहना पड़ा था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि अपने बच्चों के बगैर एक दिन, हफ्ता बाहर कहीं रहें, उन्होंने साल साल भर, 1.5 साल ख़वातीन ने उन्होंने जेल काटी और बाहिम्मत तरीके से काटी। तो ये उनकी एक सियासी तरबियत भी हुई। ये उन्होंने अपने बहुत से मर्द जो सियासतदान हैं उनको एक मिसाल भी बनकर दिखाया और अभी तक भी ये ख़वातीन डटी हुई हैं। तो आज ये एक और इम्तिहान है, देखते हैं कि क्या इस सिलसिले में आगे हो पाता है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ़ है, ये भी एक मजाक बन चुका है और इस तरह के फ़ैसले करके जुडिशरी जो है उसने अपने आप को जिस तरीके से एक्सपोज़ किया है, मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान की जुडिशरी की शायद ही कभी बुरी हालत हो जो इस वक्त हो चुकी है। बहरहाल जी, ये फ़ैसले अब आने को हैं और आज ये फ़ैसले आ जाएंगे। उसके बाद फैसलाबाद के भी मुकदमात में इसी हफ्ते फ़ैसले सुनाए जाने का इम्कान है। अब आ जाते हैं जी कि जो इस्लामाबाद में जंग छिड़ी है, इस्लामाबाद में सूरत हाल ये हुई है कि सीडीए की तरफ से ये कुछ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी थीं और इसी सिलसिले में ये बताया गया है कि जो 50 से ज़ायद कुछ मसाजिद थीं जो कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर तामीर की गई थीं, तो इन मसाजिद को गिराने के नोटिफिकेशन जारी हुए और उसके ऊपर कार्रवाई का भी आगाज़ हुआ। रावल डैम के करीब एक मस्जिद है, मदनी मस्जिद, उसको गिराया गया
اور جب یہاں پہ اس کو شہید کیا گیا تو کافی زیادہ لوگوں کے ایموشنل جذبات بھی دیکھے گئے، اور پھر یہاں پہ علماء کرام بھی جمع ہو گئے، انہوں نے یہاں پر نماز بھی پڑھی، احتجاج بھی کیا، اور دوبارہ سے یہیں پہ مسجد تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھی، اور ساتھ میں یہ اعلان کیا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا اور مساجد کو گرانے کا سلسلہ نہیں روکا جاتا تو پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے، اور پھر اس تحریک کا جو بوجھ ہے وہ وفاقی حکومت نہیں سنبھال سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان علماء کرام نے مطالبہ کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، آئی جی اسلام آباد، یہ لوگ مستعفی ہوں، کیونکہ انہی کے فیصلوں اور احکامات کی وجہ سے یہ مساجد گرانے تک کی بات آئی ہے، اور انہوں نے اس کو بالکل ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اب اس کے اوپر دو رائے ہیں اگین۔ ایک پہلی رائے تو یہ ہے کہ جی ظاہری سی بات ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے مساجد کے حوالے سے لوگوں کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مساجد تعمیر ہو گئی ہیں اور اگر یہ قبضے کی زمینوں پر ہیں تو بہرحال ان کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ بہت دفعہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی عمارت ہو تو اس کو بعد میں ریگولر کر دیا جاتا ہے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہیں، اور لوگ یہاں پر آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ان کو گرایا نہ جائے بلکہ ان کو ریگولر کر دیا جائے، قانونی اس کے اوپر جو بھی کارروائی ہے وہ ہو جانی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اول تو آپ کو قبضے کر کے مساجد بنانے کی ضرورت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا نا کہ یہ بات کیا ان کے لیے قابل قبول ہے کہ آپ ناجائز زمین پر، قبضے کی زمین کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کارروائی نہ ہو تو پھر تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے، پھر کبھی بھی کوئی بھی قبضہ کرے گا اور پھر بعد میں یہی بہانہ بنا دیا جائے گا کہ جناب اب بن گئی ہے عمارت تو چلو بھائی اس کو ریگولر کر دو۔ تو یہ تو پھر ایک بڑا آسان راستہ سب کو مل جائے گا، قبضہ مافیا کو مل جائے گا، اور یہ ایک وتیرہ بن جائے گا کہ بھئی کوئی بھی پھر اسی قسم کا جو پیٹرن ہے اس کو فالو کر لے گا۔ لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا ہے سینسٹیو، اور اس کے اوپر جو ہے چونکہ JUIF بھی میدان میں آ چکی ہے، ان کی طرف سے بھی یہ دھمکی لگا دی گئی ہے، اور انہوں نے تو یہ تک کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مساجد کو گرانے کا جو حکم دینے والے لوگ ہیں کہیں مودی کے لوگ تو نہیں ہیں، یعنی کہ وہ بڑے سیخ پائے ہیں کہ جی یہ تو ہم کبھی غیر مسلم ممالک میں سنا کرتے تھے کہ مساجد گرائی جا رہی ہیں، تو یہ آپ اسلام آباد میں بیچوں بیچ مساجد گرانے پر آ گئے ہیں، تو یہ تو ناقابل قبول ہے۔ تو یہ اب ساری اس کے اوپر سچویشن ہے، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، روڈ بھی بلاک کیا ہے، اور علماء کرام، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو علماء کرام اور یہ جو دینی ایک طبقہ ہے اس کا بڑا ہولڈ بھی ہے، بڑی ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور یہ ایموشنلی بھی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایموشنل کر کے سڑکوں پر لانے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ایسے معاملات کے اوپر لوگ بھی ذرا جذباتی ہوتے ہیں تو آ بھی جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھا تو اس بات کا امکان ہے کہ پھر یہ کافی سردرد ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کے لیے۔ تو اب یا تو اس کے اوپر میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب ایسے معاملات میں جا کے کچھ مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب ان کی کوشش یہی ہوگی کہ علماء کرام کو ایک کمیٹی بنا کے ان کے ساتھ مل لیا جائے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ معاملات کو طے کیا جائے، تو یہ کچھ اسی قسم کی چیز کی طرف جائیں گے۔ یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ افورڈ کریں گے کہ کوئی نئی تحریک جو ہے وہ بھی علماء کرام کی دینی معاملے کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو جائے ان کے لیے نیا سردرد بننے کے لیے۔ تو لیٹس سی اس کو اب کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ایک یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جو بات ہو رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے، جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی، آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی 6 بوگیاں دھماکے کی وجہ سے پٹری سے اتر گئیں۔ جانی نقصان فی الحال تک کوئی نہیں رپورٹ ہوا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہاں پر ایک تخریبی کارروائی کی گئی ہے۔ تو یہ اگین ٹرین کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر وہی بات کہ یہ چیزیں تمام انڈیکیٹ یہی کر رہی ہوتی ہیں کہ بلوچستان کے حالات اور سیکیورٹی کس قسم کی ہے۔ ابھی یہ جو زائرین کا جانا تھا ایران اور عراق کی طرف، اس کو بائی روڈ روکا گیا تھا، اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ زمینی راستے سے یہ کہتی ہے حکومت کہ جی ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ کہ آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کر سکیں، آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں آپ کی ریڈ
फिट नहीं है और आप यहाँ पर लोगों को सेफ़ नहीं समझते हैं, तो ये एक नाकामी का बहुत बड़ा इतराफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बलूचिस्तान हुकूमत इसके ऊपर खामोश है, उनकी तरफ से कोई जो है वो पॉलिसी समझ नहीं आती कि वो क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं, और एक अजीब सी जो है वो बेहिसी और लाताल्लुकी का मंज़र जो है वो हमें बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात ये कर लेते हैं कि जो अब पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं उनमें क्या कुछ है। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि एक्सटेंशन के हवाले से एक दफ़ा फिर बहस छिड़ चुकी है मुल्क में, और इसके ऊपर जब असद कैसर साहब का ये स्टेटमेंट आया कि हमने जो पहले बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी ये हमारा गलत फ़ैसला था और हम इस पे माजरत खा भी हैं और आइंदा हम किसी किस्म की भी तौसी को इंडोर्स नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर फैसल वावडा साहब ने रिएक्शन दिया है और उनका कहना ये है कि ये एक्सटेंशन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूएशन है, यानी तसलसल है, और कहते हैं ये तसलसल रहेगा 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 और किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की का यही रास्ता है। तो फैसल वावडा साहब ने बहुत ही दबंग अंदाज से जो है उनको जवाब दिया है। ये वही फैसल वावडा साहब हैं जो पहले ये भी कह चुके थे कि किसी का बाप भी 26वीं तरमीम को नहीं रोक सकता, और फिर हमने देखा कि 26वीं तरमीम हुई, और फिर कैसे हुई वो भी सब ने देखा। तो कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा फिर लग रहा है कि मैदान सज रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम तो हमेशा एक्सटेंशंस के ख़िलाफ़ रहे हैं, PMLN और नवाज शरीफ साहब बिलखुसूस किसी भी किस्म की तौसी के हामी नहीं रहे हैं, और जब ऐसा वक्त आया तो उन्होंने इस पर अमल भी करके दिखाया है। उनका रेफरेंस जो था गालिबन वो जनरल राहील शरीफ के हवाले से था कि उनके जब यानी नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो राहील शरीफ साहब का जब टेन्योर मुकम्मल हो रहा था तो उन्होंने उनको एक्सटेंशन नहीं दी थी, बल्कि जो अशफाक परवेज़ कियानी जो कि ऑलरेडी एक एक्सटेंशन ले चुके थे पीपल्स पार्टी से, तो उनके दौर में उनकी जब एक्सटेंशन का दौर मुकम्मल हुआ तो उनको भी सुबुकदोश होने के लिए कहा गया और जनरल राहील शरीफ को चीफ बनाया गया। और जब 3 साल उनके मुकम्मल हुए तो उस वक्त फिर ये बाज़गश्त शुरू हुई कि जी एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन फिर उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन उनको नहीं दी थी, और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो आर्मी चीफ बने थे, और फिर जो उसके बाद कुछ हुआ वो सब हिस्ट्री है। तो ये उसका रेफरेंस दे रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन बीच में मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब हिस्ट्री का वो पार्ट भूल गए कि जहाँ पे जनरल बाजवा साहब को जब तौसी दी जा रही थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उस वक्त एक कानून साजी दरकार थी, क्योंकि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन देना थी उसको एक कानूनी कवर चाहिए था। वो मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये सवाल किया और अहकामात दिए कि इसको तो कानूनी तरीके से लीगलाइज़ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि इस तरह की कानूनी मुआवनत मौजूद नहीं है, तो उसके बाद ये ज़रूरत पड़ी कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो तौसी के हवाले से कानून साजी बाकायदा तौर पर करे, और उस कानून साजी के लिए फिर चूँकि 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है, तो उस कानून साजी के लिए फिर बाकायदा PMLN ने जनरल बाजवा साहब के लिए तौसी के लिए उस कानून साजी में पूरी मुआवनत भी फ्राहम की, और फिर उसके बदले में जो कुछ उन्हें मिला वो भी तारीख़ का हिस्सा है। सारे केसेस भी माफ़ हुए, और फिर उस तरीके से आपने देखा कि जिस तरह यानी कि इन लोगों की रिलैक्सेशन हुई, मियाँ साहब भी गए, ये एक्सटेंशंस भी हुई, सारा कुछ हुआ। तो ये वाला शायद पार्ट बीच में राना सनाउल्लाह भूल गए थे कि ये सब भी फिर मियाँ साहब की मर्ज़ी से ही हुआ था कि उन्होंने एक्सटेंशन पर जनरल बाजवा को वोट किया था। तो अब इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी? अब इसमें मेरा ख्याल ये है कि ज़ाहिरी सी बात है, अभी तो ये भी कन्फ्यूजन बाकी है कि जी ये कोई मुद्दत जो है नवंबर में पूरी भी हो रही है या नहीं, या फिर 5 साल का जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है ये 2027 में मुकम्मल हो रही है। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि हुकूमत का जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही होगा कि जी ये तो मुद्दत 2027 में मुकम्मल हो रही है, ये एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये जो पहली उनकी आर्मी चीफ़ के तौर पर अपॉइंटमेंट है ये उसी का टेन्योर है। तो मेरा ख्याल है कि ये PMLN की गवर्नमेंट इसके ऊपर यही स्टांस लेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है इसको एक्सटेंशन ही समझा जाएगा क्योंकि ये भी तो एक तौसी ही है अगर एक तरह से देखा जाए मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना। तो अब इस सारे मामले के ऊपर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी तरफ से ज़ाहिर इसके ऊपर तो कोई रद्दमल नहीं आया, लेकिन बहरहाल वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें जारी हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से वहाँ पर ख़िताब किया और उसमें उन्होंने 2-3 अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी अब हमने ये नहीं सोचना कि अगर हमने उठना है तो उठना है या नहीं उठना, हमने उठना तो है ही है, लेकिन हमने ये सोचना है हमने कितनी जल्दी उठना है और कैसे तेज़ी से उठना है।
तो यानी वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और हम इस वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, तो हमने इसके बहैसियत कौम मज़ीद इसके ऊपर जो है काम करना है। और अब ये सवाल नहीं रह गया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, हम जो कर रहे हैं हम वही करेंगे, लेकिन बड़ी तेज़ी से करेंगे। इसी तरह जो बड़ी तेज़ी से इनखला हो रहा है पाकिस्तान से लोगों का, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। यानी वो ये समझते हैं कि लोगों का बाहर जाना, बाहर जाके सर्व करना जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये भी पाकिस्तान के फ़ायदे की चीज़ है। तो वो इसे ब्रेन ड्रेन नहीं कह रहे, वो इसको ब्रेन गेन कह रहे हैं। इसके ऊपर बहरहाल जो है बहुत से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक डिफरेंट ओपिनियन है, और उनका ये कहना है कि जब किसी भी मुल्क से पढ़े लिखे लोग और हुनरमंद लोग, स्किल्ड लोग जो हैं वो बाहर जाना शुरू हो जाएं और आपके मुल्क में वो अपनी खिदमात और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको सर्व ना करें, तो ये इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पूरी एक पढ़ी लिखी क्लास है वो मुल्क छोड़कर अगर जा रही है, तो फिर आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, मुल्क तरक्की कैसे करेगा, आपके पास एक्सपर्ट्स कैसे होंगे, आपके पास स्किल्ड लोग कैसे होंगे। तो इसको वो ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपनी मंतक लाई और उनका ये कहना है कि जनाब मुल्क चलाने के लिए तो डॉलर्स की ज़रूरत होती है, और जब कोई बाहर जाता है तो वो जाके ज़र मुबादला भेजता है पाकिस्तान में, तो वो तो हमारा ज़्यादा असासा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी अगरचे PTI के लोगों का ये ख्याल था कि ज़र मुबादला के ज़खायर में काफ़ी कमी हो रही है, या तरसीलात ज़र जो हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, तो इसका सिलसिला मज़ीद गिरेगा आने वाले दिनों में। लेकिन उल्टा ये हुआ कि तरसीलात ज़र बढ़ती चली गई, रेमिटेंसेस में इजाफा होता चला गया। हुकूमत इसको अपनी बड़ी कामयाबी समझती है और हुकूमत कहती है कि जी ये तो हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि लोग जो है वो इतने पैसे बाहर से भेज रहे हैं। लेकिन हुकूमत ये नहीं बता रही कि इतनी तेज़ी से जब इनखला होगा, 20-25 लाख लोग जब चले जाएंगे मुल्क से बाहर, तो जाहिर है जो उनके पीछे लोग यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो जीने के लिए पैसे तो भेजेंगे, तो उस वजह से वो इजाफा हो रहा है। वो ये नहीं है कि जो ऑलरेडी लोग मौजूद थे उन्होंने ज़्यादा पैसे भेजने शुरू कर दिए, बल्कि ये हुआ कि नए लोग जो मुल्क छोड़ के गए फिर उन्होंने भी अपने पीछे लोगों को पैसे भेजने थे, तो इस वजह से जो है वो तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। इसके अलावा फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की, उन्होंने फिर कुरानी आयत का हवाला देते हुए बात की सोशल मीडिया पर रेफरेंस में कि जनाब सोशल मीडिया वैसे तो इसका बड़ा फ़ायदा भी होता है, बड़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोग बड़ी तखरीबकारी के लिए और फितना फसाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पे हवाला भी दिया कि इसीलिए अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हारी तरफ कोई बात पहुँचे, ख़बर पहुँचे, तो उसकी अच्छे से तहकीक कर लिया करो। तो ये आयत वो पहले भी कई दफ़ा रेफरेंस के तौर पर कोट कर चुके हैं अक्सर जगहों पर जहाँ वो ख़िताब करते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने ये बात की है। तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं जी फुल टाइम उनकी तरफ से जो अमेरिका का बिज़ी दौरा है वो चल रहा है, और उनकी तरफ से कोई इस तरह का इशारा नहीं लग रहा कि वो ये सोच रहे हो कि उन्होंने कोई 2-3 महीने में चले जाना है, बल्कि उनकी तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, जो उनके तर्जुमानों के थ्रू, तर्जुमान में इसलिए कह रही हूँ खुद साख्ता तर्जुमान, जैसे आपके ये फैसल वावडा हों या और लोग हों, तो वो तो भाई बड़े साफ साफ अल्फाज में बात कर रहे हैं कि ना वो कहीं जा रहे हैं, बल्कि अभी तो वो तो आगे 10-10 साल की कहानी सुना रहे हैं कि जनाब 10 साल यही सेटअप चलेगा। और बेसिकली जब वो यही सेटअप की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो वही रहेगी, बाकी सियासतदानों में कोई मोहरा खिसक के इधर आ जाए उधर आ जाए उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये इनकी जितनी हैसियत है, जितनी ये कठपुतली हैं, वो सबको ही पता है। बल्कि मैं आज देख रही थी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मुनीब फारूक साहब का स्टेटमेंट आया कि जी उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस्तीफ़ा देने की, बस इशारा होगा और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। वैसे बिला वजह लोग उनकी बात पे वो भड़क भी जाते हैं, मुझे तो इस बयान में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो ये तो सबको ही हकीकत पता है कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है और जो इनके लोग जिन्होंने ख़ास तौर पर जाली फॉर्म 47 बनवाए हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके पल्ले है क्या कि वो किसी बात पे इनकार करें या कहें कि जनाब आप कौन होते हैं हमसे इस्तीफ़ा मांगने वाले। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। वैसे तो ये हमारे सियासतदानों का हाल ये है कि ये बेचारे सचमुच में भी जीते हों तो इनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि ये इस तरह के मामलात के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नो कह सके। तो ये तो फिर उल्टा जीते हुए भी नहीं है, तो इनमें कहाँ से इतनी करेज होगी कि ये इस तरह की बात कर सके। तो ये कोई ऐसी हैरत अंगेज़ बात नहीं, पता नहीं लोग क्यों मुनीब फारूक साहब की बात पे सटपटा रहे थे। तो ये हकीकत बात है, ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ की बात नहीं है, शहबाज शरीफ से लेके कोई भी नीचे तक आप देख लें, किसी को भी, कि किसी को भी अगर कहा जाए कि भाई आप हट जाएं
تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا احتجاج بھی کر سکے، آگے سے سوال بھی کر سکے کہ کیوں. تو یہ تو ان لوگوں کی اس وقت حیثیت ہے. تو جب یہ لوگ 10 سال کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ باقی سامنے کٹ پتلیاں جو بھی بیٹھی ہوں وہ بیٹھی رہیں گی، لیکن اصل پاور جو ہے وہ وہیں رہے گی، اور وہ صاحب جو ہیں وہ ابھی 8-10 سال آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ جی سیدھی سی اس وقت کی سچویشن ہے. باقی پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بین الاقوامی طور پر جاری ہے. آج اسپین میں، ڈنمارک میں اور اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم میں بھی احتجاج کیا گیا ہے. اینڈ آئی ول مسٹ سے کہ جو آپ نے آج اسپین کا احتجاج کیا ہے، یہ جناب بڑا اچھا خاصا ایک بڑا احتجاج تھا، اور کافی لوگ تھے اس احتجاج میں. تو یہ اب پی ٹی آئی کے جو اوورسیز ہیں ایک دفعہ پھر سے متحرک نظر آ رہے ہیں کہ جو پھر سے مختلف ممالک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. یہ ابھی تک کی خبریں. اگلی ولاگ میں آپ سے مزید بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.